एमसीक्यूज के इस सिलसिले में हम पहुंच गए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 में, जहां हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आय और रोजगार के निर्धारण वाले चैप्टर के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। इसके बाद रह जाते दो चैप्टर, फिर हम शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड ग्राफ एंड न्यूमेरिकल का सिलसिला। चलिए इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन से 40 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 आय और रोजगार का निर्धारण। पहला क्वेश्चन है बचत प्रवृत्ति का अर्थ है। बचत प्रवृत्ति यानी कि बचत करने की प्रवृत्ति का होना। तो बचत प्रवृत्ति क्या बताता है? बचत तथा आय का अनुपात बताता है, अधिक बचत करने की प्रवृत्ति को बताता है, कम बचत करने की प्रवृत्ति बताता है। इनमें से कोई नहीं ध्यान में रखा। बचत प्रवृत्ति का मतलब होता है कि अब आप अपनी आय में से कितना बचत करते हैं, इसका मतलब आय और बचत का अनुपात होता है। तो ये आंसर कौन सा हो गया? बचत और आय का अनुपात हमारा बचत प्रवृत्ति हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 बचत फलन फलनात्मक संबंध है किसका? बचत फलन आय का वह भाग जो बचत किया जाता है, इन दोनों के बीच का संबंध बचत फलन होता है। तो बचत फलन फलनात्मक संबंध है बचत और आय के बीच का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? राइट, सी। उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है। अगर बचत और आय का संबंध होता है तो यहाँ उपभोग और आय का संबंध होता है। तो आय बचत, कीमत उपभोग, आय एवं उपभोग का संबंध होता है। तो यहाँ पर हुआ राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? उपभोग प्रवृत्ति उपभोग करने की प्रवृत्ति का होना, उपभोक्ता का अधिक उपभोग की ओर झुकाव होना, उपभोग और आय का अनुपात का होना, आय का स्तर जिस पर उपभोग व्यय और आय के बराबर हो, अतिरिक्त आय जो उपभोग पर व्यय की जाए। तो दरम्यान उपभोग प्रवृत्ति उपभोग और आय के बीच के अनुपात को दर्शाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को दर्शाता है? समग्र मांग मतलब मांग का योग। एक अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के द्वारा मांगी गई मांग का योग। निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय प्लस निजी उपभोग व्यय, निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, इन सब का योग जो है समग्र मांग को बताता है। देखिए समग्र मांग का मतलब होता है यहाँ पर कुल व्यय, और कुल व्यय ही समग्र मांग होता है। तो यहाँ पर जब समग्र मांग की बात करते हैं तो ये जो बताता है किसको? निजी उपभोग व्यय यानी कि सी, निजी निवेश व्यय यानी कि आई, सरकारी यानी कि जी, शुद्ध निर्यात यानी कि एक्स माइनस एम। ये चार इसके प्रमुख घटक होते हैं समग्र मांग यानी कि एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड के। तो आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को बताया गया था निजी उपभोग व्यय, ठीक है, ये हो गया निवेश, सरकारी उपभोग व्यय और शेष विश्व के द्वारा किया गया आयात और निर्यात, इसको बोलते हैं। तो ये चार कंपोनेंट हुआ। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का अनुमान लगाया जाता है। तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, तीन क्षेत्र होंगे। तो बंद अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र तो कंपलसरी होते हैं, और उसके बिना बंद क्या खुली अर्थव्यवस्था नहीं होती। एक होता है परिवार और एक होता है फर्म यानी कि उत्पादक। तो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र तो पता चल गया कि निजी निवेश व्यय, निजी उपभोग व्यय, और तीसरा क्षेत्र क्या होता है? सरकारी व्यय। इसका मतलब यहाँ पर तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा? निजी निवेश, निजी उपभोग और सरकारी व्यय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। यदि समस्त अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग में परिवर्तित होती है तो गुणक का मूल्य कितना होगा? समस्त अतिरिक्त आय यानी कि जितना हमने आय को बढ़ाया उतना पूरा का पूरा हमने उपभोग पर खर्च कर दिया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या बराबर हो गए। जब समस्त आय उपभोग पर व्यय कर दिया जाएगा तो इसमें गुणक का मूल कितना होगा? यहाँ पर गुणक का मूल हो जाएगा क्या चीज़? इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव होगा। अब कैसे होगा देखिए, मान लीजिए आय हमारी 1000 थी, 1000 से बढ़ के कितनी हो गई? 2000। इसका मतलब होता है आय में कितनी वृद्धि हो गई? 1000। ठीक है, आय में कितनी वृद्धि हो गई? 1000। उपभोग हम क्या कितना करते थे? पहले 1000 में 800, अब 800 की जगह हम कितना करने लगे? 8000 करने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डेल्टा सी कितना हो गया? 1000। इसका मतलब होता है यदि समस्त अतिरिक्त आय समस्त उपभोग पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो गुणक का मूल कितना हो जाएगा? 1। यानी कि इसका मतलब होता है कि मैंने डी जो बताया गलत हो गया, तो सॉरी। तो राइट आंसर इज अवर सी। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो गया? सी हुआ।
क्वेश्चन नंबर डी 8, यदि निवेश में 400 से 550 तक की वृद्धि की जाए, निवेश यानी कि आय, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट आई, तो 400 से कितना हो गया 550 हो गया, तो यहाँ पर डेल्टा आई कितना हो गया 150, तथा आय में 900 से 1650 तक की वृद्धि होती है। 900 से 1650, 900 से कितना हो रहा है 1650, माइनस कर दो कितना हो जाएगा 750, तो ये हो गया डेल्टा वाई। ठीक है, तो एमपीएस कितना होगा, तो बताओ एमपीएस कितना होगा। भाई निवेश दे रखा है, आय दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालो, के निकाल लो। के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो ये हो गया 750 बटे 150, तो ये हो गया 15 × 75, यानी कि के इक्वल टू कितना आ गया 3। हमसे पूछा गया एमपीएस कितना होगा, तो के इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस, तो ये हो गया हमारा 3 इक्वल टू 1/एमपीएस, तो ये हो जाएगा एमपीएस कितना जाएगा, एमपीएस इक्वल टू 1/3, 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, ये पॉइंट लगाया 333, इसका मतलब ये हुआ कि एमपीएस कितना होना चाहिए 0.3, राइट आंसर। थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, सॉल्व करके इसको करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलेस पता होना चाहिए एमपीएस एंड एमपीसी से रिलेटेड। यदि आय में 2500 तक की वृद्धि और स्वायत्त निवेश में 250 तक की वृद्धि हो, आय में 2500 तक की वृद्धि यानी कि इसको बोलते हैं डेल्टा वाई, कितना हो गया 2500, और स्वायत्त निवेश यानी कि आय में निवेश में कितना वृद्धि हुआ 250, तो यहाँ पर एमपीसी कितना होगा, सेम भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालो, गुणक निकालो, यानी के निकालो। गुणक का फार्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो ये हो जाएगा कितना 2500 बटे 250, यानी कितना हो गया ये 10, के हुआ 10, तो यहाँ से फार्मूला निकल दूसरा लगाओ के का, यानी कि गुणक का दूसरा फार्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ये हो गया 10 बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, तो कितना हो गया ये 10 माइनस 10 एमपीसी बराबर 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 एमपीसी इक्वल टू 1 बटे, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस 10, ये माइनस, तो इधर हो जाएगा माइनस का 10, इधर हो जाएगा माइनस का 10 एमपीसी, तो एमपीसी इक्वल टू हो जाएगा 9 बटे 10, यानी कि हो गया 0.9। कितना हो गया राइट आंसर 0.9। कोई डाउट होता है कैलकुलेशन में, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिएगा, ठीक है, समझना जरूरी है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी में वृद्धि होती है तो गुणक का मूल कैसा होगा, तो ध्यान में रखिएगा जो एमपीसी है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में दोनों में ही डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर एमपीसी बढ़ता है तो गुणक भी बढ़ेगा, एमपीसी अगर घटता है तो गुणक भी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होने पर कि एमपीसी वृद्धि बढ़ रही है तो गुणक के मूल्य में भी वृद्धि होगी, तो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है यानी कि एमपीएस, अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक के मूल्य में क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा एमपीएस और गुणक के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसका मतलब होता है अगर बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक के मूल्य में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, दैट्स क्लियर। कोई डाउट होता तो बताते रहिएगा मुझे। जीडीपी निर्धारण का केंद्र सिद्धांत आधारित है किस पर? जीडीपी निर्धारण का केंद्र मतलब जीडीपी निर्धारण कैसे होता है अकॉर्डिंग टू केन्स का मतलब कीन्स के द्वारा। यहाँ पर केन्स सिद्धांत बोला गया है कहीं कहीं, तो इसका मतलब कीन्स से है। बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर, अल्पकालीन विश्लेषण की मान्यता पर, एएस के पूर्णतः लोचदार होने की मान्यता पर, उपरोक्त सभी। तो ध्यान में रखना जीडीपी निर्धारण का केस सिद्धांत यहाँ पर हम इन सभी पर डिपेंड करते हैं। उपरोक्त सभी हम बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एडी इक्वल टू बात किया जाता है सी प्लस आई की, यानी कि उपभोग व्यय और निवेश व्यय। और अल्पकालीन विश्लेषण है ये अल्पकालीन का नाम, और एएस को पूर्णतः लोचदार माना जाता है इस स्थिति में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समग्र मांग में समावेश के कारण आय के संतुलन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? समग्र मांग में समावेश के कारण
आय के संतुलन पर क्या बराबर, आय का संतुलन समग्र मांग में अगर समावेश होता है तो संतुलन स्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है तो समग्र पूर्ति में केवल तभी वृद्धि होगी। क्या हो रहा है, समग्र मांग यानी कि एडी, सामूहिक मांग अगर बढ़ रहा है तो कह रहा है उस स्थिति में समग्र पूर्ति में वृद्धि कब होगी। हमने नॉर्मली अल्पकाल में समग्र पूर्ति में वृद्धि नहीं किया सकता क्योंकि ये अपने पीक पोजीशन पर होता है, लेकिन अगर स्थिति अतिरिक्त क्षमता की होती है, विद्यमान संसाधनों का अल्प प्रयोग हुआ है, मतलब अभी भी वृद्धि करने की क्षमता है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं है, केवल उसी स्थिति में हम पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है विद्यमान संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करके होता है, तो विद्यमान संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं किया सकता, जितना हो सकता है उतना ही किया सकता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। रोजगार के स्तर में वृद्धि के कारण उत्पाद में आनुपातिक रूप में वृद्धि होती है, क्योंकि रोजगार के स्तर में वृद्धि के कारण उत्पाद में आनुपातिक रूप में वृद्धि होती है, क्योंकि अधिक कुशल तकनीक का प्रयोग की जाती है, तकनीक स्थिर रहती है, कम कुशल तकनीक का प्रयोग की जाती, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अधिक कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से रोजगार की वृद्धि से उत्पाद में भी अनुपातिक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र के उत्पादन के संतुलन स्तर की चर्चा की है। कैसे, केंद्र ने उत्पादन के संतुलन स्तर की चर्चा किस वे, स्वायत्त निवेश की अवधारणा का प्रयोग करके, प्रेरित निवेश की अवधारणा का प्रयोग करके, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई ध्यान रखिएगा। केंद्र ने जब उत्पादन के संतुलन की बात कहा है, यानी कि आय संतुलन की, उन्होंने कहा कि इसके लिए निवेश का होना जरूरी है, और निवेश दो होते हैं, स्वायत्त और प्रेरित। तो उन्होंने दोनों की बात की कि स्वायत्त निवेश के साथ साथ प्रेरित निवेश में भी यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निवेश में जो आय के स्तर में स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, वह निवेश जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, मतलब इससे आय का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आय में वृद्धि हो आय में कमी हो, लेकिन निवेश यहाँ पर होता ही होता है, तो ऐसे निवेश को बोलते हैं स्वायत्त निवेश। मतलब ये आय के स्तर से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, बेसिकली सरकार के द्वारा किया जाने वाला निवेश होता है। अब स्फीतिक अंतराल की स्थिति को ठीक करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करती है। अब स्फीतिक अंतराल एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में कम होती है, तो यहाँ सामूहिक मांग को बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करेगी, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देती है, सीमांत आवश्यकता को घटा देती है, नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ा देती है, दोनों ए और बी। तो ध्यान में रखिएगा, अगर मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना है इसका मतलब होता है सीमांत आवश्यकता को कम करना पड़ेगा, ताकि व्यापारिक बैंकों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जा सके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी हमारा राइट आंसर है। ओके, मजदूरी कीमत जाल परिणाम है किसका, मजदूरी कीमत जाल, स्फीतिक अंतराल का, अब स्फीतिक अंतराल का, गतिरोध मुद्रा स्फीति का, दोनों ए और बी का। ध्यान रखिएगा, मजदूरी कीमत जाल, मजदूरी कीमत जाल ये हमारा अविस्फीतिक अंतराल का परिणाम होता है कि अविस्फीतिक अंतराल की तुलना में वस्तु के मूल्य में कमी होती चली जाती है, जिसकी तुलना में उधर मजदूरी में भी कमी होती चली जाएगी, मजदूरी के मूल्य में भी कमी होगी। क्योंकि अविस्फीतिक अंतराल उस स्थिति में होता है जब मांग जो है सामूहिक पूर्ति की तुलना में कम होती है, ऐसे में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती चली जाती है। आपको लगता है कीमत कम हो रही है, लेकिन आपकी मजदूरी भी घटती चली जाएगी। अधिक तथा न्यून मुद्रा की स्थितियों को ठीक करने के लिए सरकार आय और व्यय नीति को क्या कहते हैं। अगर अधिक मांग है, न्यून मांग है, इस स्थिति को ठीक करना है तो सरकार जिस नीति को फॉलो करती है उसको क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति देश की सरकार के द्वारा बनाया जाता है, सरकार की नीति होती है, और मौद्रिक नीति देश की केंद्रीय बैंक यानी कि भारत में आरबीआई के द्वारा बनाई गई नीति होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की बात पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे हम। अभावी मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक अपनाया जा सकता है। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है अभावी मांग। अभावी मांग का मतलब होता है यहाँ पर न्यून मांग, और न्यून मांग से उत्पन्न होता है अविस्फीतिक अंतराल, अविस्फीतिक अंतराल। अब अविस्फीतिक अंतराल में क्या होता है, सामूहिक मांग ज़्यादा और सामूहिक पूर्ति ज़्यादा,
सामूहिक मांग कम, इसका मतलब मुद्रा पूर्ति को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना होगा। तो इस स्थिति में कैसे बढ़ेगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके, कर की दरों में वृद्धि करके, सरकारी ऋण में कम करके, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर अभावी मांग को कम करना है तो सरकार के द्वारा तो क्या करना होगा, सरकार के द्वारा यहाँ पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी होगी, बिल्कुल सही है, व्यय में वृद्धि करनी होगी। सरकारी ऋण में कमी करनी होगी, गलत है। सरकार कर की दरों में वृद्धि करनी होगी, ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सरकार अगर सार्वजनिक व्ययों को बढ़ाती, इसका मतलब होता है निर्माण कार्य बढ़ेगा और उससे मुद्रापूर्ति की मात्रा देश में बढ़ेगी और अभावी मांग को कंट्रोल किया जा सकता है। अभावी या अधि मांग को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा, अगर देश में मुद्रास्फीति और अपस्फीति है उसको ठीक करने के लिए किया जा सकता है किसके द्वारा, राजकोषीय नीति के द्वारा जो कि सरकार के द्वारा अपनाया जाता है, मौद्रिक नीति के द्वारा जो कि केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाया जाता है, या दोनों ए और बी। तो दोनों ही सरकार और केंद्रीय बैंक अपने अपने स्तर पर प्रयास करती है कि अधि और अभावी मांग को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। स्फीतिक अंतराल एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर देश में महंगाई होती है और महंगाई की स्थिति में मांग ज़्यादा और पूर्ति कम हो, मांग ज़्यादा और पूर्ति कम होती है। इसका मतलब होता है महंगाई की स्थिति को कम करने के लिए मुद्रा पूर्ति में कमी करनी पड़ेगी। मुद्रा पूर्ति में क्या करनी होगी, कमी करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार क्या करेगी, राजकोषीय नीति मतलब सरकार के द्वारा करों में वृद्धि की जाएगी, सार्वजनिक व्ययों में कमी की जाएगी, सरकार ऋण में कमी की जाएगी, उपरोक्त सभी। देखिए तीनों ही स्थिति में अगर किया जाता है तो सरकार अगर तीनों ही स्थिति को अपनाती है तो देश में मुद्रा पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है, इससे स्फीति का अंतराल कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि सभी सही है। अधि मांग को ठीक करने के लिए मौद्रिक नीति किसके द्वारा अपनाया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा, आरबीआई के थ्रू। तो निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक अपनाया जाता है, रेपो रेट में वृद्धि की जाती है। अगर अधि मांग का मतलब समझ में आया, एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग ज़्यादा होता है और सामूहिक पूर्ति कम, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, स्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। स्फीतिक अंतराल यानी कि देश में क्या होती है, महंगाई छाई रहती है। तो ऐसी स्थिति को कम करने के लिए मौद्रिक नीति में क्या किया जाता है, रेपो रेट में वृद्धि की जाएगी, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है, सीमांत आवश्यकता में वृद्धि की जाती है, उपरोक्त सही। देखिए तीनों ही स्थिति को अपनाया जाता है, जिससे डायरेक्टली देश में जो मुद्रा पूर्ति होती है उसमें कमी हो जाएगी और मुद्रा पूर्ति में कमी होने से ही महंगाई कंट्रोल में आएगी, क्योंकि मांग में कमी होगी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एज ए आंसर। ओके, प्राकृतिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है कब, प्राकृतिक बेरोजगारी मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर कार्य ना होने की दशा के कारण ही लोग यानी कि व्यक्ति बेरोजगार रह जाता है। उत्पादन कारकों के अभाव के कारण, तकनीक में परिवर्तन होने पर समायोजित करने में लगने वाले समय के कारण, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हस्तांतरण होने में लगने वाले समय के कारण। तो ध्यान में रखना कि यहाँ पर प्राकृतिक बेरोजगारी का मतलब होता है अगर उत्पादन के कारक अवेलेबल नहीं है उस कारण से। दूसरा, अगर तकनीक में परिवर्तन होता है तब भी कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इन्हीं दोनों स्थिति के कारण प्राकृतिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि ये तो घर्षण बेरोजगारी है, लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ पर संघर्षात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है श्रम की अगतिशीलता के कारण, उत्पादन क्षमता के अभाव के कारण, निम्न मजदूरी दर के कारण, इनमें से कोई। ध्यान, संघर्षात्मक बेरोजगारी मतलब होता है फ्रैक्शनल, ये होता है श्रम की अगतिशीलता, क्योंकि लोग जो है अगतिशील है, उनकी निकम्मेपन के कारण या फिर उनकी कमी के कारण जो है जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है तकनीक में परिवर्तन के कारण, कार्गो श्रम के अतिरिक्त अभाव के कारण,
दोनों ए और बी इनमें से कोई। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है जहां पर किसी चीज में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो, चाहे तकनीक में परिवर्तन हो। पहले मशीन का प्रयोग नहीं होता था, लोग 10 लोग काम करते थे, अब एक मशीन से 2 लोगों का काम हो जाएगा तो 8 लोग यहाँ से बेरोजगार होते हैं। या फिर कारकों का उत्पादन के कारकों में परिवर्तन हुआ, तो ये दोनों ही स्थिति संरचनात्मक बेरोजगारी की है। तो हमारा राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। अभावी मांग के कारण क्या होता है? अभावी मांग के कारण, अभावी मांग मतलब एक ऐसी स्थिति जहां सामूहिक मांग कम होता है सामूहिक पूर्ति की तुलना में। अवस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है, स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है, दोनों ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखा, जब सामूहिक मांग कम होती है तो उसको अभावी बोलते हैं। अभावी मांग की स्थिति में अवस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंदी आती है, मुद्रा पूर्ति में कमी हो जाती है। स्फीतिक अंतराल उत्पादन के स्तर को बढ़ाता है, उत्पादन के स्तर को प्रभावित नहीं करता है, सामान्य कीमत स्तर को बढ़ाता है, ए और बी दोनों। स्फीतिक अंतराल एक ऐसी स्थिति है जहां पर सामूहिक मांग ज़्यादा होती है सामूहिक पूर्ति कम, मतलब जितना होना चाहिए मांग उससे ज़्यादा मांग ज़्यादा होती है। मांग के ज़्यादा होने से उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस स्थिति में केवल और केवल वस्तु के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर, सी। आय में वृद्धि होने के कारण उपभोग में वृद्धि होने से, आय में अगर वृद्धि होती है तो इससे उपभोग में वृद्धि होती है, ये कथन तो सही है। अब इससे क्या होता है, एडी वक्र पर संचलन होता है, एडी वक्र के ऊपर की ओर खिसकाव होता है, एडी वक्र में नीचे की ओर खिसकाव होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आय में वृद्धि हो रही है तो उपभोग में वृद्धि हो रही है, उपभोग में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि होती है तो एडी वक्र ऊपर की ओर खिसकाव करता है। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यदि समग्र मांग यानी कि एडी के स्तर में वृद्धि करनी होती है, जिसका अर्थ एडी वक्र का ऊपर की ओर खिसकाव होता है, तो इससे क्या होता है, अगर हमें एडी को बढ़ाना है, हमें इसको बढ़ाना है, इसका मतलब होता है एडी पहले यहाँ पर है, हमें इसको ऊपर की ओर लाना है, और सामूहिक मांग तभी बढ़ेगा जब आय में वृद्धि होगी। इसके लिए स्वैत निवेश में वृद्धि की जाती है, स्वैत उपभोग व्यय में वृद्धि की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, सामूहिक मांग ऊपर की ओर तभी बढ़ेगा जब निवेश में वृद्धि होगी या उपभोग में वृद्धि होगी। इसका मतलब ये होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अधिमांग के कारण क्या होता है? अधिमांग स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है, कीमतों में वृद्धि होती है, रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है, दोनों ए और बी। अधिमांग से सबसे पहली बात तो है कि रोजगार के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अधिमांग पूर्ण रोजगार से आगे की मांग होती है, पूर्ण रोजगार ऑलरेडी हो चुका और ज़्यादा रोजगार पैदा नहीं कर सकता। इससे देश में स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है, कीमतों में वृद्धि होती है। इसका तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग एडी में कमी नहीं होती है? मतलब सामूहिक मांग में कमी होना चाहिए, इसमें से किसमें नहीं होता है? ऑप्शन है निजी उपभोग में हमें कमी होती है, तो निजी उपभोग में कम होगी तो सही बात है सामूहिक मांग कम हो ही जाना है, तो ये तो कमी करता है। निर्यातों में कमी, आयातों में कमी, सरकारी व्यय में कमी। अगर सरकारी व्यय में कमी होता है तभी एडी कम होता है। निर्यातों में कमी होगी तो भी, तो आयातों में कमी हमारा क्या होता है, नॉर्मली हमारा आयातों में कमी से समग्र मांग में कोई कमी नहीं होती। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कारण सामूहिक मांग समग्र मांग में वृद्धि होती है? निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है? आयतों में कमी के कारण, निवेश व्यय में वृद्धि के कारण, सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण, उपरोक्त सभी। तो ध्यान में रखना, अगर समग्र मांग में वृद्धि करना है तो इन सभी में वृद्धि करके आयात में कमी होगी। आयात में कमी होने का मतलब होता है उत्पादन बढ़ रहा है, तो इससे समग्र मांग में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, यानी कि डी चूज करेंगे यहाँ पर। एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या होता है? इस इक्वेशन को हमें याद रखना, हमेशा याद रखना कि एपीसी और एपीएस का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। वहीं से यहाँ पर फार्मूला निकल के आता है, अगर एपीएस गिवन है तो एपीसी का फार्मूला होता है 1 माइनस एपीएस, और वहीं पर एपीएस निकालना है और एपीसी गिवन है तो उसी तरह से एपीसी को 1 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये तो बिल्कुल आपको बिना देखे आंखें बंद करके इसका आंसर देना है आपको। प्रोफेसर J.M. किन्स, हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है। और इस एक क्वेश्चन और बनता है कि इस बुक को कब प्रकाशित किया गया, इस बुक को कब प्रकाशित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 1936 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। यदि एमपीसी और एमपीएस बराबर है, दैट इज एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, तो गुणक का मान कितना होगा? तो बताओ भैया के कितना होगा? तो सिंपल है, एक ही स्थिति होती है जहां पर एमपीसी और एमपीएस दोनों बराबर है। वो स्थिति होती है जब एमपीसी इक्वल टू एमपीएस इक्वल टू 0.5 हो। इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी और एमपीएस दोनों 0.5 है, तो यहाँ पर के का फॉर्मूला कुछ से भी लगा दो, 1/MPS इक्वल टू 1/0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो आंसर कितना आया? 2। इसका मतलब होता है कभी भी याद रखना है कि एमपीसी और एमपीएस अगर बराबर है तो यहाँ पर गुणक का मान कितना होगा? 2 होगा। सामूहिक मांग के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सामूहिक मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड के प्रमुख घटक होते हैं व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग, उपरोक्त सभी और सारे के सारे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू, जेबी से, कीन्स, रिकार्डो। तो राइट आंसर है जेबी से, जिनको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है। कौन सा कथन सत्य है? के इक्वल टू 1/MPC, के इक्वल टू 1/MPS, के इक्वल टू 1/1 MPS, के इक्वल टू 1/1 MPS। तो इस सब में राइट आंसर है के इक्वल टू 1/MPS। यहीं पर अगर आंसर दे रखा होता के इक्वल टू 1/1 MPC तो ये दोनों सही है, बाकी तीनों गलत है। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। अगर इस चैप्टर से कोई डाउट लगता है न्यूमेरिकल पोर्शन में, फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो मैं बताऊंगा। इस चैप्टर के ग्राफ भी मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा अभी जल्दी ही, क्योंकि 2 ही चैप्टर बचा है, मतलब 2 दिन में कंप्लीट होके फिर हम बात करेंगे ग्राफ वगैरह की। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।